तो देखिए, ऑप्शन के बारे में, डेरिवेटिव्स और ऑप्शन के बारे में बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद आज जो हम समझेंगे ऑप्शंस की जो टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन टर्म्स से हमें वाकिफ होना बहुत जरूरी है, उनसे हम फैमिलियर हो जाएं, ठीक है। तो इसमें हम उन सबको 14-15 टर्म्स है, उन सारी को हम अच्छे से समझेंगे। ऑप्शन का मीनिंग आप समझ ही चुके हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू इट्स होल्डर, ठीक है ना। कि ऑप्शन लेने वाला, जैसे मिस्टर एक्स ने वाई के साथ कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, कि एक्स कह रहा है कि भाई मैं वाई से जब अगर मेरा मन कहेगा तो मैं 1000 शेयर खरीदने का अधिकार रखता हूँ, ठीक है, 50 रुपए के हिसाब से। अब मार्केट में अगर वो महंगे मिल रहे होंगे, 55 रुपए के मिल रहे होंगे तो खरीदेगा वाई से, और मार्केट में अगर सस्ते मिल रहे होंगे 40 के तो वो खरीदेगा मार्केट से, वाई से नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं राइट बट नॉट दी ऑब्लिगेशन, अधिकार है लेकिन किसी तरह की ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। किसे मिलती है ये अधिकार? ऑप्शन बायर को, ऑप्शन होल्डर को। और यहाँ ऑप्शन किसके पास है? एक्स के पास है, ठीक है। वाई जो है, वाई दूसरी पार्टी है, काउंटर पार्टी जिसको बोलते हैं। तो वाई है ऑप्शन लिखने वाला, ठीक है, ऑप्शन राइट, ठीक है। तो ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट्स बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू इट्स होल्डर टू बाय और सेल स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सेल का अभी मैंने बताया आपको, पुट ऑप्शन में जैसे होता है, ठीक है। तो एक्स अगर ये अधिकार ले लेता है कि भाई मैं अपने 1000 शेयर 50 रुपए के हिसाब से अगर मेरा मन करे तो वाई को बेच दूंगा, और नहीं करेगा तो नहीं बेचूंगा। अब बेचेगा कब? अगर मार्केट में इनका प्राइस 40 हो जाए तो वाई के पास जाएगा, ले भाई तू खरीद 50 में। और मार्केट में अगर 70 के मिल रहे होंगे तो जाकर मार्केट में बेच देगा, वाई के पास नहीं आएगा। तो वाई उसका जोखिम ले रहा है, सहन कर रहा है, एक्स उसको इंजॉय कर रहा है, एक्स अपना ऑप्शन इंजॉय कर रहा है। और इसके बदले में वाई को क्या मिल रहा है? वाई को उस जोखिम का पुरस्कार मिल रहा है, जिसको हम प्रीमियम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो प्री डिटरमाइंड प्राइस पर मिलता है, ठीक है। प्राइस जैसे कि मैंने 50 रुपए बता दिया, ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। अब ये जिंदगी भर के लिए नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट, एक डेट होती है, 2 महीने का पीरियड है, 3 महीने का पीरियड है। और 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा भी आगे। एक तो ऐसे होते हैं जैसे मान लो हमने कहा कि भाई आज कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने कहा कि भाई 1 नवंबर को हम एक्सरसाइज करेंगे, तो ये 1 नवंबर को जो प्राइस होगा ना उसी पर होगा। और दूसरी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अमेरिकन स्टाइल वाले, उनका क्या है कि 1 नवंबर, आज के बाद 1 नवंबर से पहले तक कभी भी आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑन और बिफोर इसलिए मैंने लिख दिया कि फ्यूचर डेट फिक्स है, ठीक है। अब कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे कि उस डेट से पहले तक कभी भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ ऐसे होंगे कि केवल उस डेट पर ही एक्सरसाइज होंगे, लेकिन उस डेट के बाद सारे फेल हो जाएंगे। 1 नवंबर तक आपने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो कर लिया, अब 1 नवंबर के बाद वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। तो इट कन्वेज द राइट्स टू ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन के खरीदार को ये अधिकार देता है, ठीक है। ऑप्शन होल्डर को ऑप्शन का बायर भी बोलते हैं। और ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऑप्शन सेलर की, जिसको हम ऑप्शन राइटर बोलते हैं, ठीक है। फॉर विच ही विल चार्ज प्रीमियम फ्रॉम द ऑप्शन होल्डर, और इसीलिए वो ऑप्शन होल्डर से फिर प्रीमियम लेता है, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन को हम क्लासिफाई किस तरह से करते हैं? कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में अभी हमने आपको बताया कि खरीदने का अधिकार है, किसी भी चीज को, शेयर, असेट्स, कोई भी चीज को खरीदने का अधिकार है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर उसके मन माफिक प्राइस पर मिलेगी तो खरीद लेगा। मन माफिक का मतलब मार्केट से महंगी मिल रही, मार्केट में महंगी मिल रही होगी, ठीक है, तो आपके पास सस्ती मिल रही होगी, आपसे सस्ती खरीदेगा, मार्केट में महंगी बेच देगा। और अगर मार्केट में सस्ती मिल रही है तो फिर वो आपके पास खरीदने नहीं आएगा, मार्केट से ही खरीद लेगा। और इसी तरह से पुट ऑप्शन होता है बेचने का अधिकार, राइट टू सेल, ठीक है। अब वो कब होगा? अगर मार्केट में सस्ती बिक्री होगी तो बेचने के लिए आपके पास आएगा, और मार्केट में महंगी बिक्री होगी तो आपके पास आएगा ही नहीं, सीधा जाकर मार्केट में ही उस असेट को बेच देगा। तो अब हम इसकी इन टर्मिनोलॉजी पर आते हैं, ये कंफ्यूज करती है आगे जब हम इनका वैल्यूएशन करते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से जरूर समझना। सबसे पहले आता है अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन क्या होता है? अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन मैंने आपको बताया
कि मान लो आज हमने कांटेक्ट किया और जो हमारी डेट है वो 30 नवंबर की है, कांटेक्ट की जो डेट है 30 नवंबर की। अब बस ये डिफरेंस कर लो इनमें। आज क्या डेट है? आज भाई डेट है अपनी 4 अक्टूबर। आज हमने कांटेक्ट किया और 30 नवंबर तक के लिए कांटेक्ट। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई आज से शुरू करके और 30 नवंबर तक किसी भी दिन जब मुझे मेरे माफिक लगा, मुझे मतलब ऑप्शन होल्डर के पास ही होता है ना ये अधिकार। तो जब भी ऑप्शन होल्डर का मन करे वो उसे एक्सरसाइज कर ले, ठीक है, तो इसे बोलते हैं अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। और अगर हम यूं कहें कि भैया 30 नवंबर को ही आना, 30 नवंबर की डेट फिक्स हुई है, 30 नवंबर से पहले मत आना हमारे पास, उससे पहले हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे इसको, तो वो हो जाएगा यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन। ठीक है, तो अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज बाय ऑप्शन होल्डर। अब यहाँ देखो, ऑन और बिफोर द एक्सपायरेशन डेट या मैच्योरिटी, जो भी मैच्योरिटी डेट कह लो, एक्सपायरेशन डेट, तो वो डेट या उससे पहले, ऑन और बिफोर का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, वहीं जो यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन है उसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन मैच्योरिटी डेट। केवल भैया 30 नवंबर को ही एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले हम एक्सरसाइज इसको नहीं करेंगे। ये इन दोनों में फर्क, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आता है आगे कॉल और पुट ऑप्शन क्या होते हैं, मैं वैसे बता चुका हूँ। कॉल ऑप्शन होता है जिसमें अधिकार मिलता है आपको राइट फॉर ऑप्शन होल्डर। ठीक है, जो ऑप्शन होल्डर है उसके लिए अधिकार है क्या? कि उसको खरीदने का अधिकार। ठीक है, उसे उसको परचेज करने का अधिकार है, मन करे तो खरीद लो भैया, और अगर उसके मन माफिक प्राइस नहीं मिले तो मत खरीदो। ठीक है, तो बाय करने का जो अधिकार मिल रहा है। ठीक है, अंडरलाइंग असेट्स किसको बोलते हैं? अंडरलाइंग असेट्स का मतलब वो असेट्स जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे शेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो शेयर अंडरलाइंग असेट्स है, गोल्ड के लिए हुआ है तो गोल्ड अंडरलाइंग असेट्स है, क्रूड ऑयल के लिए हुआ है तो क्रूड ऑयल अंडरलाइंग असेट्स है। और स्पेसिफाइड प्राइस पहले से फिक्स कर दिया जाता है, जैसे 50 में खरीदेंगे, 52 में खरीदेंगे। ठीक है, ऑन और बिफोर द फ्यूचर डेट, ये आपकी मैच्योरिटी डेट होती है। पुट ऑप्शन में भी सेम यही राइट मिलता है, अधिकार मिलता है। किसको मिलता है? ऑप्शन होल्डर को या ऑप्शन बायर, जो भी आप नाम दे एक ही बात है, ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर। ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है उसकी, और वो उस असेट्स को बेच सकता है, सेल करने का अधिकार मिल रहा है। सेल द अंडरलाइंग असेट्स एट स्पेसिफाइड प्राइस ऑन और बिफोर ए फ्यूचर। नेक्स्ट जो अभी मैं टर्म यूज कर ही रहा हूँ, ऑप्शन होल्डर। अब ये ऑप्शन होल्डर किसको बोलते हैं? ऑप्शन होल्डर वो है जिसने इस ऑप्शन को खरीदा है, इसे ऑप्शन का बायर भी बोलते हैं, जिसने प्रीमियम देकर ये अधिकार खरीदा है। ठीक है, अधिकार रखने वाला, अधिकार रखने वाला। ठीक है, और ऑप्शन राइटर को मैं लिख सकता हूँ जिम्मेदारी लेने वाला। ऑप्शन होल्डर अधिकार रखने वाला, ऑप्शन राइटर जिम्मेदारी, इस चीज की जिम्मेवारी कौन ले रहा है? वाई ले रहा है, तो वाई हो गया ऑप्शन राइटर। तो द पर्सन हु परचेज द राइट, ठीक है, जो अधिकार खरीद रहा है, राइट टू एक्सरसाइज इज ऑप्शन, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का जो अधिकार खरीद रहा है, ठीक है, वो कहलाता है ऑप्शन होल्डर। और इसके लिए उसको क्या देना पड़ता है? प्रीमियम देना पड़ता है भाई, अधिकार चाहिए तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा बदले में। ठीक है ना, तो मैक्सिमम लॉस उसको कितना हो सकता है, जरा आप सोचने वाली बात। उसने कांटेक्ट किया, मैं उसी एग्जांपल को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसने कांटेक्ट किया था 1000 शेयर का, ठीक है, और 50 रुपए के हिसाब से खरीदने का कांटेक्ट किया था, समझ लो। ठीक है, और उसके बदले में उसने कितना प्रीमियम दिया? भाई को 500 रुपए प्रीमियम दे दिया इस चीज का ठेका लेने के लिए। अब मान लो मार्केट में शेयर का जो प्राइस है वो 40 रुपए हो गया, तो क्या एक्स वाई के पास जाएगा 50 रुपए में खरीदने के लिए? बिल्कुल नहीं जाएगा, मार्केट में सस्ता मिल रहा है भाई, वहां से खरीदेगा। ठीक है, तो क्या डूबेगा उसके? ये 500 रुपए डूब जाएंगे बस। अगर मार्केट प्राइस 30 रुपए का हो जाए तब भी ये 500 रुपए डूबने के बस, तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, वाई के पास जाएगा नहीं। ठीक है, तो एक्स जो ऑप्शन होल्डर है उसके पास लॉस की गुंजाइश बहुत कम है। लॉस कितना हो सकता है? बस इस प्रीमियम के जितना लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट कितना हो सकता है?
अगर ये प्राइस 50 की जगह 60 हो जाए तो उसको कितने में मिलेंगे, 50 के हिसाब से मिलेंगे, और बेचेगा कितने मार्केट में, 60 के, 10 रुपए पर शेयर का फायदा कमाएगा। अगर ये 160 रुपए के हो जाएं तब भी मिलेंगे कितने में, 50 में, बेचेगा 160 में, तो 110 का फायदा हो जाएगा। तो फायदे के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नुकसान की लिमिट है मात्र 500 रुपए, यानी कि प्रीमियम। ठीक है, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम अमाउंट, जितना प्रीमियम उसने दिया है उतना ही, लेकिन पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। ठीक है, अब इसका मतलब वो क्या चाहेगा भाई, ऐसा व्यक्ति क्या चाहेगा, उसको मार्केट फ्लक्चुएशंस में आनंद आएगा। मार्केट अगर ऊपर नीचे हो तो उसको पता है कि कितनी नीचे चले जाओ लॉस तो 500 से ज्यादा होना नहीं, ऊपर जितनी जाए उतना उसको फायदा, तो ही एंजॉय हाई मार्केट फ्लक्चुएशन। ये इन दोनों में अंतर भी बता रहा हूँ मैं, अलग से मैंने करके नहीं लिखे हुए हैं डिफरेंस, इसमें आप लिख लेना। अगर आ जाए ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है, ऑप्शन होल्डर प्रीमियम देता है, ऑप्शन राइटर प्रीमियम लेता है। ठीक है, ऑप्शन होल्डर के पास अधिकार है, ऑप्शन राइटर जो है जिम्मेदारी ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ऑप्शन होल्डर का लॉस लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऑप्शन राइटर के लिए उल्टी सिचुएशन है, उसको ज्यादा से ज्यादा मिल कितने सकता है, बस वो 500 रुपए। ठीक है, उसके बाद तो कोई फायदा, उसको 500 से ज्यादा तो फायदा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अगर 50 की जगह 40 होगा तो एक्स आएगा ही नहीं कि उससे जो है सस्ते में खरीद लेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर सिचुएशन इस तरह की होती है कि भाई मान लीजिए मार्केट प्राइस 160 का हो गया, तब वो एक्स वाई से खरीदने के लिए आएगा, और वाई को जो है 160 में खरीदना पड़ेगा बाजार से, और उसको देना पड़ेगा 50 में। तो वाई के लॉस की कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन राइटर के लिए लॉस की कोई सीमा नहीं है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। ठीक है, और अब यहाँ देखो, जब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्टॉक एक्सचेंज कहेगा कि भाई तुम दोनों में से डिफॉल्टर कौन हो सकता है, एक्स या वाई, एक्स और वाई। एक्स को तो हमने पहले ही अधिकार दे रखा है भाई, तेरा तो मन करे तो खरीदियो, ना तो ना सही, तो तुम्हारे पास तो है ही अधिकार। तो एक्स तो अपनी जब इच्छा होगी तभी आएगा, लॉस के केस में आएगा ही नहीं। ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा होगा तो इतना कोई पागल नहीं है कि नहीं एक्सरसाइज करेगा, उसको अपने आप एक्सरसाइज करेगा। तो डर किसका है भागने का, वाई का, यानी कि ऑप्शन राइटर कहीं भाग ना जाए। ठीक है, कि ये शेयर अगर 160 रुपए के हो जाएं तो कहीं ऐसा ना हो वो सोचे कि 160 का खरीद के 50 का बेचना पड़ेगा, 110 रुपए का नुकसान होगा, कहीं वाई यहाँ से गायब हो जाए। तो उसको रोकने के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज कहता है वाई को, भाई सिक्योरिटी जमा करवा तू। ठीक है, सिक्योरिटी लेता है, तो इस सिक्योरिटी का नाम है मार्जिन मनी। ठीक है, इसे ही बोलते हैं मार्जिन। तो एक डिफरेंस और हो गया। ठीक है, कि जो ऑप्शन होल्डर होता है उसको कोई मार्जिन मनी नहीं देना होता स्टॉक एक्सचेंज को, जबकि ऑप्शन राइटर को मार्जिन मनी देना होता है। मैंने ऑप्शन आपको होल्डर एक्सप्लेन किया, ऑप्शन राइटर साथ साथ कर दिया है वैसे तो, फिर भी आप देख लें। ऑप्शन राइटर, इसे हम ऑप्शन का सेलर भी बोलते हैं। ठीक है, ये वो पर्सन है जो जिम्मेदारी ले रहा है। ठीक है, जो कह रहा है मेरी जिम्मेदारी लेने वाला, कि मैं बेचूंगा तुम्हें या मैं खरीदूंगा तुमसे। ठीक है, who will be responsible to buy or sell the underlying assets at specified price in future। ठीक है, अगर और कब होगा ये एक्स की इच्छा पर डिपेंड करेगा। भाई एक्स कहेगा ला भाई बेच तो बेचेगा, एक्स कहेगा ला भाई खरीद तो खरीदेगा। ठीक है ना, एक्स की इच्छा पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए उसको भैया प्रीमियम मिलेगा क्योंकि ये जोखिम उठा रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है, बस जो प्रीमियम ले रहा है उतना ही बस उसके पास बचत हो सकती है, और नुकसान की इसके पास कोई सीमा नहीं है। शेयर प्राइस अगर मान लो 500 का पहुंच गया तो उसको 500 में भी खरीदना पड़ेगा, और वाई को एक्स को बेचना कितने में पड़ेगा, 50 रुपए का, 450 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, बट देर इज नो लिमिट ऑफ लॉस दैट कुड बी अकर्स टू हिम। अब आपको ये सारा डिस्कशन सुनकर ये जरूर लग रहा होगा कि ये जो ऑप्शन राइटर है तो पागल लोग ही होते होंगे, है ना, जो इस तरह का जोखिम लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सबसे समझदार लोग होते हैं। ठीक है ना, जैसे बीमा कंपनी के बारे में कभी हम ये सोचा करते थे कि बीमा कंपनी बेचारी कितनी अच्छी होती है, देखो हमारे मात्र 1000-2000 रुपए लेकर जिंदगी भर का ठेका ले लेती है।
ठीक है ना। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि वो मान लीजिए उसने 1 लाख लोगों का बीमा किया, 1 लाख लोगों से मान लो उसने 10-10 रुपए भी प्रीमियम लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10 रुपए भी प्रीमियम लिया, ठीक है। तो कितना प्रीमियम ले लिया उसने? 10 लाख। अब किसी एक आदमी को उसने 1 लाख रुपए दे भी दिए तो 9 लाख रुपए तो उसके पास बचे ही। सोचने वाली बात है, प्रोबेबिलिटी पर चलता है सब कुछ, संभावनाओं पर चलता है कि भाई आग लगने का अगर आपने बीमा कराया तो कितनों को आग लगती है, डेथ का बीमा किया तो कौन अपनी मर्जी से मरने वाला है जल्दी से, है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर वो अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदलने के लिए हम लोग बीमा करवा रहे हैं। तो एक्स भी ऐसा ही है जो थोड़ा सा डरपोक नेचर का है और बीमा करवाना चाह रहा है। वाई उस जोखिम को एंजॉय कर रहा है, वाई को पता है कि ऐसा कुछ होना या नहीं होना, तो वाई अपनी प्रोडिक्शंस करेगा, उसके हिसाब से ऐसा करता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो वाई सोच रहा है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं वैसे, ठीक है ना। चलिए, तो मैक्सिमम लॉस के लिए यहाँ पर कोई सीमा नहीं है थ्योरेटिकली हम कहें तो, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम गेन कितना मिल सकता है? सिर्फ प्रीमियम के बराबर। तो वो ये पर्सन, अब आप देखो ये वाई क्या चाहेगा भाई, मार्केट में स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का मतलब 50 रुपए का प्राइस है, अगर वो मान लो 500 पहुंचता है तो उसको नुकसान है, और 50 का प्राइस अगर 10 रुपए पहुंचता है तो इसको फायदा तो ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि 150 से नीचे होते ही उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने आएगा ही नहीं इसके पास, तो इसको क्या बेनिफिट होना है। इसलिए ये वो व्यक्ति है जो मार्केट में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये डिफॉल्टर भी हो सकता है, ये जा सकता है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज इससे मार्जिन जमा करवाता है, क्योंकि जोखिम इसकी तरफ है सारा। तो जो आपका ऑप्शन होल्डर होता है वो तो सिर्फ प्रीमियम जमा करता है, और जो ऑप्शन राइटर होता है वो मार्जिन जमा करता है, ठीक है। ये इन दोनों में एक और डिफरेंस है। अब मैच्योरिटी डेट की बात करते हैं। मैच्योरिटी डेट, एक्सपायरी डेट, ये समझ गए होगे आप। अभी मैंने आपको 30 नवंबर का एग्जांपल दिया, तो 30 नवंबर क्या है? मैच्योरिटी डेट, एक्सपायरी डेट, यानी कि वो फ्यूचर डेट जब ऑप्शन जो है जिस टाइम तक ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है, ठीक है। 30 नवंबर हमने डेट फिक्स कर दी, तो 30 नवंबर हमारी मैच्योरिटी डेट है, ये एक्सपायरेशन डेट है। 30 नवंबर के बाद अब अगर आप मान लो मेरे पास जो आते हो भाई 5 दिसंबर को और आके कहते हो लो भाई ये मेरा ऑप्शन है, मेरे को एक्सरसाइज करना है, लेकिन वो कैंसिल हो चुका है, वर्थलेस हो चुका है, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन डेट द ऑप्शन विल बिकम वर्थलेस। एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है या स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये बार बार अब ये वो टर्म्स है जो यूज होंगी, ये आपको समझने वाली है। एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस मतलब सौदा प्राइस, ठीक है, सौदे का प्राइस, सौदा मूल्य कह सकता हूं मैं इसको। कितने में ठेका लिया था? 50 रुपए में, खरीदने का या बेचने का, ठीक है। तो इसलिए इस 50 रुपए जिस पर उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा, जिस पर इस ऑप्शन को लागू किया जाएगा, उसी का नाम है एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। तो ये वो फिक्स प्राइस है जिस पर खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, खरीदने का या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस अंडरलाइंग असेट्स को, जिसमें शेयर या कोई भी कमोडिटी हो सकती है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? देखो, एक्सरसाइज प्राइस ई लिख सकते हैं, और स्ट्राइक प्राइस के लिए एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ई और एक्स दोनों ही टर्म्स किताबों में यूज होती है। मैं वैसे यहाँ पर ई टर्म्स यूज करूंगा आगे जो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस में समस्या ये आती है, अभी ये स्ट्राइक प्राइस है, अभी जो दूसरा मैं बताऊंगा स्पॉट प्राइस है। तो वैसे तो स्ट्राइक प्राइस को एक्स और स्पॉट प्राइस को एस से डिनोट करते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी एस है इसमें भी एस, तो वो एस से स्ट्राइक प्राइस या एस से स्पॉट प्राइस पड़ जाते हैं, और वहां गड़बड़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज प्राइस को ई से ही डिनोट करूंगा, बाकी साथ साथ में बोलता जरूर चलूंगा कि ये एक्स भी बोलते हैं, तो इसे स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा प्राइस होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब कि 30 नवंबर को जब वो टाइम आएगा तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है नहीं करना, मैं वो उस दिन का प्राइस भी तो देखूंगा ना। तो 50 रुपए तो मेरा है स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। अब उस दिन मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है? मार्केट में प्राइस चल रहा है 60 रुपए का। तो भाई मार्केट में 60 का है तब तो भैया मैं तुमसे खरीदूंगा, अगर मैं कॉल ऑप्शन में हूँ तो, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहूंगा लाओ भाई 50 रुपए में आप मुझे बेचो, क्योंकि मार्केट में तो महंगा मिल रहा है, ठीक है। या मार्केट में अगर 40 रुपए का मिल रहा है तो मैं जाकर मार्केट से ही खरीदूंगा।
तो उस समय मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है ऑन द स्पॉट, उस सिचुएशन पर मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है उसे बोलते हैं स्पॉट प्राइस या मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर भी कई बार आप स्पॉट प्राइस से कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं ज्यादा इसके लिए मार्केट प्राइस टर्म यूज करूंगा, बाकी ध्यान रखना दोनों बोलते हैं। और स्पॉट प्राइस के लिए एस यूज कर देते हैं, मार्केट प्राइस के लिए एम यूज कर लेते हैं। आप एस या एम में से कोई भी यूज करें, मतलब दोनों का एक समझ कर चलें कि इसका मतलब है वो प्राइस जो जिस दिन वो ऑप्शन मैच्योर हो रहा है उस दिन वो प्राइस जो अवेलेबल है मार्केट में उसे मार्केट प्राइस बोलेंगे, या हम उसे स्पॉट प्राइस कह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन। अब ये जो ऑप्शन खरीदा जाता है, हम कहते हैं ना ऑप्शन भी खरीद रहे हैं, मैं ऑप्शन खरीद रहा है, एक्स खरीद रहा है वाई से, तो जो जितने में खरीद रहा है उसी का नाम है ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन प्राइस या मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन। जैसे हमने हमारे जो एक्स ने वाई से कितने में खरीदा, ये 500 रुपए में, तो 500 रुपए क्या हो जाएगा, ऑप्शन का प्रीमियम या ऑप्शन का प्राइस। ठीक है, जो एक्स ने वाई को दिया उसके हिस्से का जोखिम सहन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। अब आगे चल रहे हैं, अब धीरे धीरे टेक्निकल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। अब ये टर्म्स आएगी आपके पास एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। एटीएम का मतलब आपकी ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, मैं अब ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में एटीएम का मतलब है एट दी मनी। एट दी मनी का मतलब ये है कि भाई तुमने ठेका कितने में किया, सौदा कितने में किया है, 50 रुपए में, मार्केट में भी लेकिन उस दिन 50 का ही है। तो भाई आज मैं चाहे मार्केट से खरीदूं तब भी वही बात है, तुमसे खरीदूं तब भी वही बात है, ना खरीदूं तब भी वही बात है। ठीक है ना। यानी कि जितने रुपए की जितना एक्सरसाइज प्राइस था उतना ही मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं, हमारा ऑप्शन किस पर है, एटीएम पर है। थियोरेटिकल कंसेप्ट है, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। तो भाई वो चीज मार्केट में भी 50 की मिल रही है और यहाँ पर भी 50 की मिल रही है, तो मैं इसे बोलूंगा इट इज एटीएम कॉन्ट्रैक्ट। अब अगली वाली दोनों इंपॉर्टेंट है, आईटीएम। आईटीएम बोलते हैं इन द मनी। इन द मनी का मतलब वो सिचुएशन जब ऑप्शन होल्डर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, मतलब जब उसे अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करने में फायदा मिलेगा। इन द मनी, मनी में रहेगा वो। अब ऐसा कब होगा, अब देखो ये आप रटते हो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो बेटा, इसको समझना बस। ठीक है, खुद अपने आप में बन जाना। आप कॉल ऑप्शन के लिए अपने आप को आप जो है कॉल होल्डर बना लेना। कॉल होल्डर का मतलब आपके पास खरीदने का अधिकार है। और किससे खरीदने का अधिकार है, मुझसे खरीदने का अधिकार है। सामने मुझे देख लेना कि आपको मुझसे खरीदने का अधिकार है। और आपने कितने में कॉन्टेक्ट किया हुआ है, 50 रुपए में। अब सोचो अपने हिसाब से, 50 में खरीदने का कॉन्टेक्ट किया हुआ, जितने में खरीदने का कॉन्टेक्ट हुआ है उसे क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज प्राइस, ई या एक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 50 रुपए में खरीदने का कॉन्टेक्ट है। अब मार्केट में वो कितने का मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है मार्केट प्राइस, उसको मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, स्पॉट प्राइस भी बोल सकते हैं, बेटा दोनों लिख रहा हूँ। ठीक है, एस या एम, मार्केट प्राइस या स्पॉट प्राइस। मार्केट में मिल रहा है 60 का, तो बताओ फायदा होगा आपको, बिल्कुल अब फायदा होगा। मार्केट में 60 का मिल रहा है, आपको मुझसे 50 का मिल रहा है, तो बेनिफिट है ना। तो आपका जो है कॉल ऑप्शन इन द मनी कब होता है, जब मार्केट प्राइस अधिक होता हो एक्सरसाइज प्राइस से। मार्केट में महंगी हो, भाई आप यूं सोचो, खरीदने में आपसे खरीदने में फायदा कब होगा, जब वो चीज मार्केट में महंगी होगी, है ना। मार्केट में सस्ती होगी तो आपसे खरीदने में फायदा मुझे क्या मिलना है, आपसे खरीदने में फायदा मुझे तभी है जब वही चीज मार्केट में महंगी मिल रही है। तो अगर मार्केट प्राइस इज मोर देन एक्सरसाइज प्राइस तो कॉल ऑप्शन होगा इन द मनी। समझ में आ रहा है ना। और इसी तरह से पुट ऑप्शन हम किसे बोलेंगे, पुट ऑप्शन में इन द मनी कब होगा, पुट ऑप्शन अब देखो, अब बेचने का अधिकार है। अब आपके पास अधिकार है और किसे बेचने का, मुझे बेचने का अधिकार है। अब सोचो, मुझे बेचने में आपको फायदा कब मिलेगा, जब वही चीज मार्केट में सस्ती बिक्री होगी। तो अगर मुझे बेचोगे मैं महंगा खरीदूंगा तब फायदा। यानी कि जब मार्केट प्राइस, अब ये 50 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है और मार्केट प्राइस हो 40, मार्केट में बेचने जाओगे तो भैया 40 में बिकेगा, लेकिन तुमने मेरे से कॉन्टेक्ट कर रखा है 50 रुपए में बेचने का, तो भाई मुझे तो खरीदना पड़ेगा ही 50 रुपए में, है ना। तो तब आप इन द मनी हो जाओगे। तो इन द मनी कॉल ऑप्शन में जो है कब होता है, जब एम ग्रेटर देन ई। पुट ऑप्शन में कब होता है, जब एम लेस देन ई। लेकिन रट्टा मत लगाना, समझना इसको।
अब अगली सिचुएशन, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब वो सिचुएशन कि अगर ऑप्शन होल्डर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करे तो उसको नुकसान होता हो, इसलिए वो एक्सरसाइज करेगा ही नहीं, वो नुकसान उठाएगा नहीं। लेकिन हम उसको बताएंगे कि भैया अगर तू करेगा तो तेरे को नुकसान हो जाएगा। तो वो कब होता है भाई? कॉल ऑप्शन में। रटो मत, फिर से समझो कि भाई एक्सरसाइज प्राइस है, आपने सौदा कर रखा है 50 रुपए में, मार्केट में वो 40 का मिल रहा है। कॉल ऑप्शन मतलब खरीदने का, तो भाई मार्केट में 40 का मिल रहा है तो आप कोई पागल थोड़ी जो मुझसे खरीदोगे, है ना। तो अगर आप मुझसे खरीदोगे तो ओटीएम पर आ जाओगे, इसलिए आप मुझसे नहीं खरीदोगे। और पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन के केस में मार्केट में वो बिक सकता है 70 रुपए का और मुझे बेचोगे तो 50 रुपए में बिकेगा, तो आप मुझे क्यों बेचोगे भाई? आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में जाकर बेचोगे। तो जब मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से अधिक होता है तब पुट ऑप्शन जो है ओटीएम हो जाता है, यानी कि उस केस में आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हो। ठीक है, ये ओटीएम कहलाता है बेटा। आगे चलें, फिर आता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू किसे बोलते हैं? सिंपल सी बात कि पहले बात मैं आपको बताऊं, इंट्रिंसिक वैल्यू ये नीचे वाली लाइन से समझो, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कि जो स्पॉट प्राइस और जो स्पॉट प्राइस जिसको आप मार्केट प्राइस भी बोलते हो और जो आपका स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है ना, उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। अब देखो, जैसे ये आपका कॉल ऑप्शन था, ठीक है, 50 रुपए में आपने कॉन्टेक्ट किया हुआ है, मार्केट में मिल रहा है 60 रुपए का, तो अगर मुझसे खरीदोगे तो कितने का फायदा हो रहा है? 10 रुपए का। ये 10 रुपए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगी। पुट ऑप्शन में मार्केट में बेचोगे तो 40 का बिकेगा, मुझे बेचोगे तो 50 का बिकेगा, तो यानी कि आपको कितना फायदा है? 10 रुपए का। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 रुपए। तो एक आईटीएम ऑप्शन के लिए निकाली जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ आईटीएम ऑप्शन विल बी डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो कॉल ऑप्शन में तो बेनिफिट कब होता है? जब मार्केट प्राइस अधिक होता है एक्सरसाइज प्राइस से, इसलिए एम माइनस ई। और पुट ऑप्शन में जब एक्सरसाइज प्राइस अधिक होता है, यानी कि 50 रुपए में आप मुझे बेच सकते हो लेकिन मार्केट में बेचोगे तो 40 का बिकेगा भैया। तो इसका मतलब एक्सरसाइज प्राइस जब अधिक हो तब बेनिफिट है आपको 10 रुपए का। तो 10 रुपए क्या कहलाएगा? ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगी। और यहाँ ध्यान रखना बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो ओटीएम या एटीएम के केस में इसे हम जीरो ले लेंगे। क्योंकि अब जब ओटीएम ऑप्शन कब होगा? मान लो पुट ऑप्शन है, मार्केट में मिल रहा है 70 रुपए का, बिक जाएगा अगर तुम बेचो तो, मुझे बेचोगे तो 50 का बेचोगे। ठीक है, तो 70 माइनस 50, 20 रुपए का नुकसान है, लेकिन आप इतने पागल थोड़ी जो मुझे बेचोगे, आप बेचोगे ही नहीं, आप सीधा मार्केट में चले जाओगे, है ना। तो उस केस में जो आपकी जो क्या नाम, आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, नेगेटिव। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू याद रहेगा सिर्फ किसके लिए जाती है? आईटीएम ऑप्शन के लिए जाती है। ठीक है, तो आईटीएम ऑप्शन में स्ट्राइक और जो आपका जो है स्पॉट प्राइस है, उसका जो डिफरेंस होता है वो आपके इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब दूसरी एक वैल्यू होती है टाइम वैल्यू। अब मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है, वाई ने मुझे वो ऑप्शन बेचा, मैं फिर से उसी एग्जांपल पर रहा हूँ, एक्स ऑप्शन होल्डर है, वाई ऑप्शन राइटर है। ठीक है, तो एक्स ने वाई से अधिकार खरीदा 15 रुपए में। ठीक है, तो 15 रुपए में अधिकार खरीदा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? हम अभी बता कर आ रहे हैं, इसे ऑप्शन प्राइस बोलते हैं, ये ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। इस ऑप्शन प्राइस में से आप इंट्रिंसिक वैल्यू को घटा दो 10 रुपए को, तो बाकी 5 रुपए जो बचेगा वो टाइम वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, the excess of option price over its intrinsic value is called time value of an option। ठीक है, तो एटीएम और ओटीएम ऑप्शन में तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो उस केस में जितना भी प्रीमियम, मान लो 15 रुपए प्रीमियम पे किया तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो, तो पूरा का पूरा 15 रुपए क्या हो जाएगा? आपकी टाइम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो बेटा मैं अलग से बता देता हूँ, उसको अलग से समझा देता हूँ, आप ऐसे समझो। कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ, एक कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन आपको मिल रहा है 15 रुपए में बेच रहा है, वाई बेच रहा है, किसको बेच रहा है? एक्स को बेच रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि उसका जो एक्सरसाइज प्राइस है, ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस है 50 रुपया। ठीक है,
और मार्केट प्राइस है उसका मान लीजिए 62 रुपीज। मार्केट प्राइस है 62 रुपीज, एक्साइज प्राइस है 50 रुपये। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझो। अब भाई मैं मार्केट में खरीदूं कि आपसे खरीदूं? कॉल ऑप्शन है, मैं तो आपसे खरीदूंगा भाई, आपसे सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपसे मैं खरीद रहा हूं तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, यानी कि 62 में से 50 गया, 12 रुपए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। लेकिन अब ऑप्शन खरीदा कितने में तुमने? 15 रुपए में। तो टाइम वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस 15 रुपए में से इस 12 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू को घटा दो तो जो 3 रुपए है वो तुम्हारी टाइम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लो ये मार्केट प्राइस 62 रुपए ना होकर 42 रुपया होता तो तब मैं कहता भाई मैं तो आपसे खरीदता ही नहीं यार, ये तो 42 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, मैं आपसे क्यों खरीदूं? ठीक है, तो इस केस में जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या होती? 0। तो मैंने ऑप्शन कितने में खरीदा था? लेकिन 15 का खरीदा था, सारे के सारे 15 रुपए बेकार गए। तो ये जो आपकी टाइम वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? 15 माइनस 0, यानी कि 15 रुपए आपकी टाइम वैल्यू हो जाती है। सेम इसी तरह से पुट ऑप्शन को ले लो। पुट ऑप्शन में सौदा किया हुआ है 50 रुपए में, बेचने का सौदा है अभी। ठीक है, मार्केट में वो बिक रहा है मान लीजिए 40 रुपए। ठीक है, अब मैंने कहा कि मार्केट में 40 का बिक रहा है यार, आप मुझसे खरीदो भाई, आपने ठेका लिया हुआ इस चीज का, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। तो मैं अब आपको बेचकर कितना लाभ कमा रहा हूँ? इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 50 माइनस 40, 10 रुपए मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है। और ऑप्शन खरीदा कितने में था? 15 का, तो 15 में से 10 गया, 5 रुपए टाइम वैल्यू कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में ही वो मान लो 75 रुपए का बिक रहा होता तो मैं मार्केट में बेचता, आपके पास थोड़ी बेचता। तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करता। तो उस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती 0 और टाइम वैल्यू हो जाती 15 माइनस 0, यानी कि 15 रुपए सारे के सारे मेरी टाइम वैल्यू हो जाती। क्लियर? अच्छा, अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है? तो लॉन्ग पोजीशन का सिंपल सा मतलब है खरीदने। जब आपने खरीदने के लिए कोई पोजीशन ली है तो उसे लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। जब आप किसी चीज को बेचने के लिए कमिट हैं, बेचने के लिए पोजीशन ली है तो उसे हम शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। एक आगे स्ट्रेटजी है, वैसे तो ये जो है डिटेल में पढ़ने की चीज बाद में है आपका, बल्कि इतना डिटेल में है भी नहीं, इतना करवाने का फायदा भी नहीं, बट फिर भी टर्म से देख लो। स्ट्रेडल, कई बार 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है। तो स्ट्रेडल क्या होता है? स्ट्रेडल एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति। जैसे भाई आप स्ट्रेटजीज पढ़ भी रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या है भाई? अब मान लीजिए वाई थोड़ा सा ज्यादा समझदार हो जाता है। वाई कहता है यार मैं जोखिम उठाता रहता हूँ ऐसे ही सभी का, मैं ऐसा ना कर लूं, मैं कुछ लोगों के साथ तो कॉल ऑप्शन कर लूं और कुछ और लोगों के साथ पुट ऑप्शन कर लूं, ताकि ऐसा ना हो कि सारे के सारे भाई कॉल वाले अगर बेनिफिट में जा रहे हो, ठीक है, तो पुट वाले मान लीजिए मुझे मान लीजिए एक के साथ मैंने कॉल ऑप्शन किया, एक के साथ मैंने पुट का ऑप्शन कर लिया, तो उससे क्या होगा कि सिर्फ नुकसान की गुंजाइश नहीं रहेगी, मार्केट अप या डाउन होगी। ठीक है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट मुझे बेनिफिट देकर जाएंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से चलो लॉस भी हो जाएगा, है ना। तो मैं अपने लॉस को कुछ हद तक हेज कर सकूंगा, कुछ हद तक उसे कंट्रोल कर सकूंगा। इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं स्ट्रेडल करना। ठीक है, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पुट एंड कॉल ऑप्शन। इट मीन्स एग्रीमेंट्स फॉर बोथ साइड्स, अप एंड डाउन एंड मार्केट, यानी कि किसी के साथ आपने कॉल का ऑप्शन किया, किसी के साथ आपने पुट का ऑप्शन किया। तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन में मार्केट अप होगी तो उसमें बेनिफिट मिलेगा, दूसरे ऑप्शन में मार्केट डाउन होगी तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो एक का जो रिस्क है वो दूसरे के रिस्क को एक का जो रिटर्न है वो दूसरे के रिस्क को कंपनसेट कर देगा। और लॉन्ग स्ट्रेडल अगर हम बोलते हैं तो जब हम पुट और कॉल ऑप्शन को खरीद रहे होते हैं, ऑप्शन होल्डर बन रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। और जब हम उनको बेच रहे होते हैं तो ये कहलाता है शॉर्ट स्ट्रेडल। ठीक है, तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इतनी ही टर्म्स हैं, इसके अलावा भी काफी सारी टर्म्स है इसमें जो यूज होगी, लेकिन ये जो मैंने करवाई ये बार बार यूज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो इनको आप अच्छे से समझ लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद हम ये समझेंगे कि ऑप्शन जो है उसका पे ऑफ कैसे निकालते हैं, और ये जो 15 रुपए 50 रुपए जो मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन इतने रुपए में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं। जैसे हमने सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करना सीखा,
ऐसे ही कोई आदमी आकर मेरे से कह रहा है कि मैं ऑप्शन बेच दूंगा, भाई कह रहा है कि ले 15 रुपए में मैं ऑप्शन बेच दूंगा, तो पहले मैं ये खरीद देखूंगा कि भाई 15 रुपए में मेरे लिए वो बेनिफिशियल भी है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो वैल्यूएशन कैसे होता है, उसके लिए ब्लैक स्कोल और जो आपके बाइनोमियल मॉडल वगैरह हैं उनको हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए।